है, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज मंथन में बात करेंगे सुभाषपा को सपा पसंद है। और इसी बीच आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल 2 भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है और के न्यूज ने इस खबर को पहले ही बताया था कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। के न्यूज ने इस खबर को पहले ही प्रमुखता से दिखाया था। हाँ, और आपको बता दें, शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है, हमारी अखिलेश यादव के साथ सहमति बन गई है। लोग भाजपा से परेशान हैं, हम उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साथ आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में 14 सीटों पर सहमति बनी है। राजभर ने बुधवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अभी मुलाकात हुई है। इसके पहले की अगर बात करें तो राजभर के भाजपा से गठबंधन करने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सपा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा भी कर दी है। ट्वीट में कहा गया है कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेल 2 भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा साथ आए, यूपी में भाजपा साफ, एक नारा भी दिया गया है, सपा सुभाषपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद राजभर ने बयान भी दिया। आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। हमने गठबंधन के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा को निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव ने हमारे न्योते को स्वीकार किया है और सीट को लेकर जो बातें चल रही थी उस पर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। और आपको बता दें, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। यादव जी ने कहा है कि आओ हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए और मोर्चे में जो भी साथी आपके हैं हम सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसी बात माननीय अखिलेश जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा तो हमने भी उनके सामने 27 अक्टूबर को न्योता दिया है कि मऊ जिले के हल्दरपुर मैदान में भाग्य विधाता जो हमारे हैं उनके सामने हमने एक महापंचायत वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत रखा है। आप वहां चलिए, उन्हीं के सामने इन बिंदुओं पर, ताकि उनको भी भरोसा हो कि हमारा नेता जो कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हम कमरे में नहीं, हम जनता के बीच में फैसला देने के लिए आज उनको न्योता दिए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देती थी, नफरत की राजनीति करती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि जो बाहुल सीटें हैं हम हर बूथ पर 100 लोगों को बनाएंगे। अब वही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाती है, वहां तो सवाल नहीं उठता है। इस नाते कि वो लोग जैसे हम कहते हैं कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही, तो इस नाते सब चीजें आपको धीरे धीरे आपको हम पर्दे पर ले आएंगे। हमारा वो बैनर अब कल से लिखा जाएगा, पेंटर लिखेगा, अब उसमें क्रम से नाम आएगा। अब वहाँ तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को जैसे ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गए। उन्होंने तमाम सारी बातें करी कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और कश्मीर में सरकार बनाती है पीडीएफ के साथ और यहाँ पर अलग अलग बात करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारी उनसे 1 घंटे बात हुई। 27 तारीख को महापंचायत रखी गई जिसमें वंचित, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल होंगे। सीटों के लिए 27 के बाद बैठक कर बात कर लेंगे। तो सीटों को लेकर जो एक कशमकश जारी थी, एक लड़ाई चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कि जो सीटें वो चाहते हैं वो सीटें बीजेपी उनको नहीं दे रही। उसके बाद क्या अखिलेश यादव के साथ शामिल होने के बाद जो सीटें, जो संख्या वो चाहते हैं क्या उनको दे दी जाएगी? शायद आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी
इतनी आसानी से इतनी जो सीटें वो मांग रहे हैं वो सीटें देने वाले नहीं, इसलिए सीटों की बात पर वो इग्नोर करते नजर आए। सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि हम बाद में बात कर लेंगे। कुल मिलाकर उनको अब लग रहा था कि बीजेपी में दाल गलने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी ही है जिसके साथ हम मिलेंगे तो शायद हमें हमारी जो जमीन है वो बची रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सपा एक सीट भी नहीं देगी। और आपको बता दें, जब ये मुलाकात हुई है राजभर की और अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद हमारे संवाददाता जो है लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला, उन्होंने जो ओम प्रकाश राजभर है उनके साथ बातचीत भी की है, आपको वो भी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक फिर से नई चर्चा को जन्म दे दिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपने मुलाकात की, क्या मुलाकात में क्या निर्णय लिया गया और अब आपका रुख क्या रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट रुख है कि जातिवार जनगणना के लिए हम परेशान रहते हैं, आप लोगों के सामने बार बार कहते हैं। मैंने मंत्री पद छोड़ा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, गरीबों का इलाज फ्री हो, नौजवानों को बेरोजगारों को कुछ रोजगार मुहैया हो, महंगाई से कैसे निजात दिलाया जाए और तमाम मुद्दों पर बैठ करके उनसे घंटों बातचीत हुई है। वो एग्री हैं कि हम भी वही लड़ाई लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो, तो आपका मोर्चा हम लोग मिल जाए तो काम बन जाए। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि 22 का चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। इसका खुलासा हमारे मोर्चा के सभी घटक दल 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में वही दिखेंगे। 15 अक्टूबर को आपने यहीं से सबको न्योता दिया था। अखिलेश जी का न्योता पहले आया कि भाजपा से भी बात हुई आपकी, तो कहाँ विषमताएं रह गई? आप 15 अक्टूबर को यहाँ भाजपा की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे जा सकते हैं, आज बदल गए आप। न्योता दिया था आप लोगों के माध्यम से कि जो लोग बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। कोई नहीं तैयार हुआ, अखिलेश जी का न्योता स्वीकार हो गया कि आइए मिलिए बात करिए हमसे, हम चले गए, बात किए, बात फाइनल हो गई, बात खत्म। सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई? कोई झगड़ा सीट फीट का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों का लक्ष्य है। इस रास्ते पर हम लोग चल करके काम करेंगे। तो चले गए, पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के और जो नेता हैं वो कैसे जाएंगे? 27 अक्टूबर को आप भी आइए मऊ हल्दरपुर मैदान में, आपको दिखेगा मंच पे कि कैसे जाते हैं लोग। सबकी राय मशविरा से ही हमने बात किया है, अकेले हमने बात नहीं किया अपने मन से। शिवपाल जी का क्या रुख? अब 27 तारीख को आइए, 27 अक्टूबर को वहीं हेलीकॉप्टर दूसरा बुक होगा यहीं से, उसी में सबको बैठा के लेके चलेंगे वहाँ। हेलीकॉप्टर वाले नेता कम है उत्तर प्रदेश ना ही, बहुत नेता यार, आपको को हेलीकॉप्टर मिले तो नहीं बैठेंगे है तो, पर निजी हेलीकॉप्टर वाले। शिवपाल जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल जाएगा ना, किराए पे लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा कि हमारी जो बात है भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम सदस्यों से हुई है और अकेले उन्होंने बात नहीं की। अब ये देखना होगा कि 27 अक्टूबर को जो रैली होती है सुहेलदेव समाज पार्टी की, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लखनऊ से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर को तेवर में कोई कमी नहीं आई है, जैसे तेवर पहले थे वैसे तेवर अब हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी से आप साथ आने की बात कर रहे थे तो तमाम सारी मांगे रख रहे थे, पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे थे और कई सारी 7 सूत्री मांगों को लेकर आप सहमति कर रहे थे। लेकिन जब अखिलेश यादव से आप मुलाकात करते हैं तो सीटों की बात नहीं करते हैं, आप कह रहे हैं जो भी सीटें उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर बीजेपी के अगेंस्ट हम जाते हैं तो छोटे छोटे दल की जो बात की जा रही थी, छोटे दलों से काम चलने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा। अब ये कह सकते हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए एक मजबूरी थी सपा के साथ जाना, और शर्त जो शर्तें बीजेपी के साथ ये कहते थे वो शर्तें शायद अब वो नजर नहीं आ रही, बिना शर्त ये शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है गरीब गुर्गे की बात होगी, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर बुक होने की बात भी उन्होंने कही है। तो आपने जैसा सुना ओम प्रकाश राजभर को, वो इसी तरह बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, जो शर्तें आप भाजपा के लिए लागू कर रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए, वापसी के लिए, वो शर्तें आज कहां गायब हो गई? क्या ओम प्रकाश राजभर की मजबूरी थी समाजवादी पार्टी में शामिल होना? क्योंकि इसके पहले वो छोटे छोटे दलों को साथ मिलाने की बात कर रहे थे कि हम छोटे छोटे दल बनाकर एक साथ मोर्चा लेंगे बीजेपी से, भले ही अखिलेश यादव साथ में शामिल ना हो। लेकिन अब आपको लगता है कि बीजेपी से अगर मोर्चा लेना है तो समाजवादी पार्टी के साथ शामिल होना पड़ेगा, और ये कह सकते हैं कोई गुरेज नहीं है, बिना शर्त शामिल होना पड़ेगा। कितनी सीटें देते हैं ये अखिलेश यादव तय करेंगे, ओम प्रकाश राजभर नहीं तय करेंगे।
तो अब हम बात करेंगे जो आज दो घटनाक्रम और हुए। अगर आगरा की बात करें हम, तो आगरा में आज जो घटना हुई है, जो सफाई कर्मचारी है उसकी मौत हो गई थी, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर पहुंचे और वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो वापस जो प्रधानमंत्री मोदी हैं कुशीनगर के जरिए यूपी में आने की एक कोशिश है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है चुनावों की, तो कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है। इसके पहले सीधे हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो आज एक बार फिर से मुखर हुई और अपना एक और कदम बढ़ाया। पहले मास्टर स्ट्रोक था लखीमपुर कांड, जब लखीमपुर जाने के लिए सबसे पहले प्रियंका निकली थी, उसके बाद हालांकि उन्हें रोक लिया गया, लेकिन सबसे पहले पहुंचने वाली कोई नेता अगर उत्तर प्रदेश से थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा थी। और आज एक बार फिर से ये देखने को मिला है, प्रियंका ने आगरा वाली घटना जैसे ही उनके संज्ञान में आई वो तुरंत निकल पड़ी। हालांकि उन्हें रोका गया, पुलिस ने उनको रोका, लेकिन इस बार रोकने का तरीका और पिछली बार जो रोकने का तरीका था दोनों ही अलग थे। अगर हम बात करें लखीमपुर कांड, जब वो जा रही थी लखीमपुर कांड को लेकर, लखीमपुर में परिजनों से मिलने, किसानों के जिन किसानों की मौत हुई थी, तो वहां पर जब पुलिस ने रोका था और पुलिस जब पेश आई थी बहुत अलग तरीका था। और वहां भी पुलिस महिला कर्मी मौजूद थी, लेकिन वहां जो रवैया था यूपी पुलिस का काफी अलग था। और वो वीडियो भी आप सबने देखा होगा, प्रियंका मुखर होकर बोल रही थी कि आप इस तरह से कैसे पेश आ सकते हैं, मैं एक महिला हूं, मेरे साथ आप कैसे पेश आ सकते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है, पुलिस ने आज भी रोका है, लेकिन आज की तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे, जब वो आगरा के लिए निकली तो उनको जब पुलिसकर्मी रोक रहे हैं तो जो महिला पुलिसकर्मी है वो काफी खुश नजर आई, हंसते हुए नजर आई और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी भी ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुस्कुराती हुई नजर आई। आपको बता दें कल 24 घंटे पहले, एक दिन पहले की अगर बात बता दें आपको, तो प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है यूपी की राजनीति में जो आज तक नहीं किया। केंद्र सरकार बाकायदा बात करती महिलाओं के आरक्षण की, 33% आरक्षण की, लेकिन प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की भागीदारी की बात कही है इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखा जा सकता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बयां करती है कि किस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी हैं तो वो खुश नजर आ रही हैं और किसी तरह का कोई दबाव, कोई धक्का मुक्की, नोकझोंक नहीं है। लेकिन पहले की तस्वीर अगर आपको बताएं, जब लखीमपुर के लिए प्रियंका ने एंट्री की थी, रवाना हुई थी, तो वहां उनको रोका गया था और वहां जिस तरह से रोका गया था, जैसे पेश आई थी पुलिस, वो भी आपने देखा। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जो है, हालांकि उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस लाइन भेजा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रियंका को वहां से छोड़ दिया गया। और आगरा जाने से पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। मेरे ख्याल से पुलिस की खुद स्थिति ये हो गई है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनके अधिकारी भी जानते हैं कि ये गलत है, इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है। तो खुद बेचारे शर्मिंदा हैं। पता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है। जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है, कह सकते हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी बैठी रह गई, इनको जानकारी हुई कि नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन मीडिया को जानकारी थी, हम लगातार खबरें भी बता रहे थे आगरा की, लेकिन प्रियंका गांधी सबसे पहले निकली। ठीक जैसे हाथरस में हुआ, सोनभद्र में हुआ और लखीमपुर कांड तो मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का। और लखीमपुर के मामले के बाद से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, तो जैसे एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और जान फूंकने का काम किया है प्रियंका गांधी के लखीमपुर कांड वाले मामले ने। तो एक बार फिर से प्रियंका आगरा के लिए रवाना हो गई और बाकी पार्टियां फिर से पीछे रह गईं। तो कह सकते हैं जो एक वक्त पर हाशिए पर चली गई थी कांग्रेस, अब एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जब वो आगरा के लिए रवाना हुई तो हमने सड़कों पर जो नज़ारा देखा वो भी काफ़ी अलग था, पहले ऐसा नहीं होता था। तमाम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से नजर आए और बड़े बड़े नेताओं ने घर से निकल चले कि हम ऐसा है, अब हम भी प्रियंका गांधी के साथ साथ जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखने को मिली। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक कहीं चुनाव में थी नहीं,
सिर्फ भाजपा, समाजवादी पार्टी और थोड़ी बहुत जो बहुजन समाज पार्टी बची है उसकी बात होती थी, लेकिन अब फिर से लोगों की जुबान पर कांग्रेस का नाम आ रहा है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और प्रियंका अपनी छाप छोड़ रही हैं। और आगरा वाले इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे ख्याल से पुलिस की खुद स्थिति ये हो गई है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनके अधिकारी भी जानते हैं कि ये गलत है, इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है। तो खुद बेचारे शर्मिंदा हैं। पता नहीं है, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है। जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना। तो प्रियंका गांधी ने एक बात और कही, तमाशा करते तमाशा ही है, उन्हें मालूम मैं जाके रहूंगी। आत्मविश्वास देखिए, प्रियंका कहती मैं जाकर ही मुझे जाना है। मतलब उनको अगर वो ठान लेती है, चाहे वो हाथरस हो, सोनभद्र हो, लखीमपुर हो, तो जाकर रहती हैं। तो थोड़ी देर हिरासत में तो लिया गया, लेकिन हिरासत के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि एक माहौल बनने लगा। अलग अलग जिलों से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं निकल पड़े सीधे लखनऊ जाने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के जो आह्वान था आगरा निकलने का, तो कार्यकर्ता भी जमीन पर उतर पड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगा कि अगर जल्दी छोड़ा ना गया तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जो मामला है वो भी आपको बता देते हैं। आगरा में एक सफाई कर्मी की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, और वो मामला ये है कि आगरा के एक थाने का जो मालखाना है वहां से 25 लाख रुपए गायब हो गए थे, जिसके बाद से जो आलाधिकारी पुलिस के हैं उन्होंने संज्ञान लिया और जो जिम्मेदार अधिकारी है पुलिस के, एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल, उनको निलंबित भी किया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब जांच शुरू हुई तो पता चला एक सफाई कर्मी का नाम सामने आ रहा है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उस पर मारपीट की गई है जैसी जानकारी मिल पा रही, और मारपीट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और आपको बता दें आज वाल्मीकि जयंती है और वाल्मीकि समाज का एक युवक है जिसकी मौत होती तो हंगामा होना लाजमी था। तमाम लोग वाल्मीकि जयंती मना रहे थे, वाल्मीकि समाज के लोग। जब उनको इस खबर के बारे में पता चला तो आगरा के आसपास के जिले के तमाम लोग आगरा पहुंचने लगे। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया, इतना बढ़ गया, जिसकी जानकारी मीडिया में हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी को हुई। प्रियंका गांधी ने जरा भी देर नहीं लगाई, वहां पहुंच गई। अब आपको सुना देते हैं जो आगरा के एडीजी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जो थाना जगदीशपुर के इंटरोगेशन टीम में 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सीनियर सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल, उनको जो आरोप लगे हैं उसके मद्देनज़र उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके विस्तृत जांच एक गजेटेड ऑफिसर द्वारा की जाएगी और शासन द्वारा मृतक के परिवार परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। तो आपने सुना एडीजी ने एक बात कही है कि 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। आपको बता दें किसी भी दलित की अगर मौत होती है इस तरह से तो उसको 10 लाख का मुआवजा बनता है। सर ये कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। और निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही पुलिस की तरफ से। अब निष्पक्ष जांच हो पाती है नहीं हो पाती है देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मंथन में ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुशीनगर में जो प्रधानमंत्री का आज दौरा था। एक बड़ी सौगात कुशीनगर को मिली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब चालू हो गया है, इसका कितना फायदा मिलेगा और इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है और क्या भाजपा को कितना फायदा पहुंचेगा, उस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक फौरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है।
दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में आपको बता दें, प्रधानमंत्री जो हैं आज कुशीनगर पहुंचे और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बौद्ध धर्म का क्या कनेक्शन है इसके बारे में बात करी। पूर्वांचल का कुशीनगर जो दौरा है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, उसके बारे में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे एक फायदा तो कुशीनगर को पहुंचेगा, पूर्वांचल के लोगों को भी पहुंचना तय है। पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कवायद मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर कई देशों के राजदूत और श्रीलंका का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुशीनगर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये भी मान सकते हैं और भी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको इनवाइट किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका का इस वक्त जो पड़ोसी देश है चूंकि हमारा, और चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, चाइना बहुत ज़्यादा कोशिश में रहता है श्रीलंका से अगर हम साथ में आ जाते हैं, जो समुद्री रास्ता है उस पर भी हम एक दबाव बना सकते हैं, उस तरह से भी हम देख सकते हैं। पूर्वांचल का कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, सबको पता है, इसलिए बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की सौगात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कवायद मानी जा रही है। आपको बता दें, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा की रात का सनातन धर्म के साथ ही बौद्ध अनुयायियों में खासा महत्व है। इसी पवित्र तिथि पर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर के हवाई अड्डे का उद्घाटन करने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत भी की। साथ ही पीएम मोदी ने 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो बौद्ध धर्म है इसके जो अनुयायी हैं वो लगातार कुशीनगर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने के कारण, एयर कनेक्टिविटी जो है वो नहीं थी, जिसकी वजह से उनको परेशान होना पड़ता था। तो सीधा फायदा अब उन लोगों को मिलेगा जो तमाम पड़ोसी देशों से, अगर थाईलैंड की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें,
चाइना, ताइवान, जहां जहां बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी वहां पहुंचते हैं। तो एक बात हमेशा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनने वाला है। तो क्या विश्व गुरु बनने की भी एक और कदम है, इस ओर भी हम बढ़ चले हैं? और उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुना देते हैं। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जब उद्घाटन करने पहुंचे तो हमलावर भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कितना काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी तारीफ की। तो कहीं ना कहीं जो उद्घाटन किया है उसका भी बहुत फायदा जनता को मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो व्यापारी वर्ग है वहां का, वो भी काफी खुश है, और वहां के जो आम लोग हैं उनको भी इसका फायदा पहुंचना तय है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उसकी संख्या भारत में भी बहुत है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। तो चुनाव नजदीक हैं, उसका भी एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। और फिलहाल मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते की बात करने। चलते चलते हम बात करेंगे, आपको बता दें कई सारे जो अभिभावक हैं बड़े बड़े ओहदों, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उनको समय नहीं दे पाते। और आप बड़े बड़े मुकाम तो हासिल कर लेते हैं, कि बच्चों को अगर आप समय नहीं देंगे, उनका जो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस दिशा में अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो ये बहुत नुकसान साबित हो सकता है। और जिसका एक जीता जागता उदाहरण हमें मिला है बॉलीवुड में। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन इन दिनों बहुत मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और कारण यह है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया था। तो और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो अभी लखीमपुर कांड जो हुआ था वो भी आपके सामने था। वहां पर जो बड़े पद पर मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्र, उनका क्या हाल हुआ। मतलब आप इतने बड़े पद पर होते हैं, उसके बावजूद आपके जो बच्चे हैं वो किस रास्ते पर जा रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है। तो चलते चलते ये दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। एक जो बड़े मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके बेटे आज जेल में बंद हैं, और दूसरी तस्वीर शाहरुख खान के बेटे आर्यन, वो भी आज जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका जो होनी थी जमानत खारिज हो गई। तो एक अपील है के न्यूज़ की चलते चलते कि अपने बच्चों को संभालें। अगर आप बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं आप परिवार से दूर हो जाएं। बच्चों को संभालना, उनको अच्छी दिशा देना भी आपका कर्तव्य है। फिलहाल मंथन में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।